अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शज़े न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में जारी सियासी और इंतजामी कशीदगी एक नए मोड में दाखिल हो चुकी है। सूबे की क़यादत और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात अब महज सियासी बयानात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उनके असरात इंतजामी फैसलों, सिक्योरिटी मामलात और आइनी हमांगी पर भी नुमायां हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की जानिब से बाज़ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार इस बात की निशानदेही करता है कि सूबाई हुकूमत खुद को अवामी नुमाइंदा मौक़िफ़ के तौर पर पेश कर रही है। वज़ीर आला का कहना है कि सूबे में अमन व अमान के मामले पर मकामी हुकूमत और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेना नागुज़ीर है। वादी तीरा के हवाले से खदशात हों या मुमकिना नकल मकानी की इतलात, सूबाई हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि किसी बड़े फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं किया गया और इस हवाले से फैलने वाली बाज़ खबरें हक़ाइक़ के बरक्स हैं। इन मुतज़ाद बयानियों के बायस ये तासुर ज़रूर उभरा है कि सूबे और मरकज़ के दरमियान राब्ते का फुक़दान बढ़ रहा है और ताहम सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इससे मुकम्मल आइनी तसादुम कहना क़ब्ल वक्त होगा। वज़ीर आला की जानिब से मुमकिना नाअहली या गवर्नर राज से मुताल्लिक़ खदशात दरअसल इस सियासी दबाव की अक्कासी करते हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरपेश है। तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल को जमहूरी हकूक, सूबाई खुद मुख्तारी और अवामी आवाज़ के तनाजुर में देख रही है। पार्टी क़यादत का कहना है कि एहतजाज और सियासी सरगर्मियाँ आइन के दायरे में रहते हुए अवामी मसाइल उजागर करने का हक है। 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी इसी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे PTI अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ती है। अब सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत इस एहतजाज से निपटने के लिए किस रास्ते का इंतखाब करती है। क्या माजी की तरह सख्त इंतजामी इक़दामात होंगे या पार्लिमान के अंदर सियासी मुकालमे को तरजीह दी जाएगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करती हूँ। डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये बताइए कि तीरा के हवाले से जो नकल मकानी हो रही है, ये थोड़ी आज कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। क्या अब जिस तरह से हमारे जो वज़ीर इत्तलात है वो कहते हैं कि रज़ा कराना तौर पर हमने कहा है कि जो भी वहाँ से निकलना चाहता है वो निकल जाए, जबकि वहाँ से जो मौक़िफ़ आ रहा है सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की, वो कहते हैं कि हुकूमत ने और सारों ने मजबूर किया है कि वहाँ से लोग इनखला करें। सिचुएशन है क्या असल, ज़रा हक़ाइक़ बता दें आज हमें क्लैरिटी। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरत हाल जो है ये बड़ी वाज़ेह है और सूबाई हुकूमत जो है KP की वो सिर्फ अपनी नालायकी और अपनी नाकामी का मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत और फ़ौज पर डालना चाहते हैं। मैं तीरा वैली के हवाले से चंद फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये नकल मकानी जो हो रही है ये क्यों हो रही है और उसकी क्या वजूहात है। बुनियादी तौर पर जो तीरा है ये जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर, पहले तो ये ट्राइबल एरिया होता था, अब तो बाकायदा ये ज़िला है। ये उसका एक जो है वो उसकी आप तहसील कह लें, बाकी लंदी कोतल है, जमरोद है, बाकी इसके एरिया है। और ये जो एरिया है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं ये बाग मैदान का एरिया कहलाता है, जिसकी आबादी तकरीबन कोई 90,000 के करीब है। अब उसमें रिवायत और इस वक्त वो एरिया तमाम का तमाम बर्फ़ में ढका हुआ है, शदीद बर्फ़बारी है वहाँ पे। तो तमाम एरिया में जो है बर्फ़बारी इस वक्त वहाँ पे हुई भी है और हो भी रही है। तो ये जो लोग हैं तीरा की जो आबादी है ये तकरीबन आप ये कहें कि 60 से 70% लोग ये हर साल जो है ये माइग्रेशन करते हैं और इनके घर हैं बाड़ा वगैरह में, पेशावर में, कोई अपने समर होम होंगे या समर होम मीन के गर्मियों में रहने के जो उनके घर हैं, या फिर अपने के रिश्तेदारों वगैरह के भी चले जाते हैं। तो ये एक उनकी रूटीन है। क्या आप कह रहे हैं मौसम की शिद्दत की वजह से? मौसम की शिद्दत की वजह से ये उनकी एक रूटीन है। ज़ाहिर फसल भी नहीं होती, कामकाज भी नहीं होता, हर तरफ बर्फबारी है, तो ये नकल मकानी करते हैं, माइग्रेट करते हैं हर साल। अच्छा, अब इस दफ़ा क्या हुआ, एक तो ये एंगल है। अब दूसरी जो फ़ौज की साइड है वो ज़रा देख लें कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब था फ़ौज ने जो इससे पहले किए ऑपरेशन, उस तरह का ऑपरेशन फ़ौज ट्राइबल एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब प्योर जो ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे वो है जो उनकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, IBOs जिन्हें कहते हैं। वहाँ पे अब इस तरह गोला बारी और टैंक और गोले बिल्कुल भी नहीं। कोई इजाफी फ़ौज वहाँ पे नहीं की तीरा में। जो वहाँ पे फ़ौज मौजूद है 6 यूनिट्स हैं गालबन, उसके अलावा कोई इजाफी फ़ौज नहीं बुलाई गई, कोई वहाँ पे आर्टिलरी नहीं बुलाई गई, कोई चीज़ नहीं बुलाई गई। वो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि वहाँ पे हो रहे हैं और उसके लिए कोई आपको इस तरह का इनखला जो है ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। ये ज़रूरत नहीं है। जो फ़ौज इस वक्त वहाँ ऑपरेशन कर रही है
लेकिन वहाँ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसके लिए इनखला या माइग्रेशन की जरूरत नहीं होती। ये मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। जब ये सारी सूरत हाल वहाँ पे जो और वहाँ पे ज़ाहिर है इन्फिल्ट्रेशन है दहशत गर्दों की, ख्वारिज की, वहाँ पे मकामी लोगों ने फ़ौज से रब्ता किया। और ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि वहाँ पे जो स्टेट का अगर कोई ऑर्गन मौजूद है तो वो सिर्फ फ़ौज है। वहाँ पे पुलिस वगैरह की कोई चौकी नहीं है। तो सूबाई हुकूमत की नाअहली है, उन्होंने वहाँ पे ना कोई अस्पताल ना कोई चौकी, इस तरह की कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो लोगों ने फ़ौज से रब्ता किया कि हमारी इन दहशत गर्दों से जान छुड़ाएं। और उन्होंने कहा कि हम हर साल जो मूव करते हैं, जिसको ट्राइबल जरगे की बात हो रही है, ये जितने भी वहाँ पे ट्राइब्स थे उनके चार बंदे इकट्ठे हुए, गालबन 24 लोग थे। जी। उसने जरगे ने ये फैसला किया और फौज को ये कहा कि जब हम यहाँ से माइग्रेट करते हैं तो आप इन्हें एलिमिनेट करें, क्योंकि इनकी वजह से हमारी जिंदगियाँ मुश्किलात का शिकार है, धमाके होते हैं और ये सारे होते हैं। ये इनके इनखला के बाद फिर कोई हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर कोई बड़ा ऑपरेशन हो? फिर भी प्रॉपर बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही होंगे। और उन लोगों को फिर बाकायदा एक उन्होंने सूबाई हुकूमत ने भी रब्ता किया, फौज से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप माइग्रेट करेंगे तो उस में हम ऑपरेशन करेंगे। उनको फोर्स किया गया उस 24 लोगों की कमेटी में ये जो कि आप तीरा छोड़ दें। नोटिफिकेशन है, ये बुनियादी तौर पे 26 दिसंबर 2025 को जो डीसी हैं खैबर के, वो ये जारी करते हैं। 4 अरब रुपए का फंड इसके लिए मुख्तस किया जाता है और ये उन्हें पहली दफा दिया जा रहा है कि जी हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। और इसमें जो लफ्ज लिखे हुए हैं वो वॉलंटियर है, ये सीजनल है, और ये सारी जो है माइग्रेशन जिसको हम फैसिलिटेट करेंगे। अब उसमें चार्जेस हैं, चलें मैं अब उसका गवाह तो नहीं हूँ, ये जो बाकी बातें मैंने आपको बताई हैं ये फैक्ट्स मुझे पता है। करप्शन के भी चार्जेस उसमें हैं। अच्छा। इन 4 अरब रुपए में फिर लोगों ने जब वहाँ पे जो इंतजामात वगैरह थे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे, उसमें सूबाई हुकूमत फेल हुई। जब उन्होंने सूबाई हुकूमत को लान तान की मकामी लोगों ने, तो उन्होंने आसानी समझी कि हम सारा मलबा जो है वो फौज पे और फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दें कि इनके कहने की वजह से हुई है। सो अगेन क्रक्स इसका ये है कि वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं हो रहा, सारे ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, उसके लिए माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कि अगर जैसे वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि 13 बेकों को कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो भी यही चाहते कि ऑपरेशन हो, तो फिर इख्तलाफ कहाँ पे है? देखिए इख्तलाफ ये है कि केपी की हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे एक नाकाम हुकूमत है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। यही जो जिरगा है जिसकी बात हो रही है, इन्होंने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड भी सूबाई हुकूमत को दिया हुआ है, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा, आप अपने चैनल में या प्रोग्राम पे चलाइएगा। उसमें क्या है, अस्पताल हमारे ठीक करें, बनाएं, ठीक नहीं करें बनाएं। हर हमारा जो एक उनका अपने अपने कबाइल है, वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये साथ उन्होंने सूबाई हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड दी है बाकायदा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये काम नहीं हो रहे, और जब ये सारी बातें एक्सपोज होती हैं, लोगों का प्रेशर आता है, तो सबसे आसान ये है जनाब कि आप फेडरल गवर्नमेंट और फौज को मिलाइन करें और उनके ऊपर फेंक दें। इख्तलाफ कोई भी नहीं है, ये बात उन्हें पता है, ये सूबाई हुकूमत को वाज़ेह तौर पे पता है कि वहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। अब देखें ना, अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का। अब सर्वेलेंस होती है फौज की तरफ से, जहाँ नकलो हरकत होती है ख्वारिज की, दहशत गर्दों की, उन्हें टारगेट किया जाता है, फिर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके 2-3 तरीके हैं। डोंट यू थिंक कि कौमी सलामती जैसे हसास मामले पर सूबाई हुकूमत को मुकम्मल एतमाद में नहीं लेना चाहिए? वो यही कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे लेकर आए, हमारे साथ बैठे, हमें शामिल नहीं करते, बंद कमरों में बैठ के वो फैसले हो जाते हैं। कहते हैं वी आर वन ऑफ द फैक्टर्स। इनफैक्ट सुहेल हाफिज साहब तो कह रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म साहब मुझे खालिस्तन इस पर्पस के लिए बुलाते हैं तो आई एम रेडी टू कम। वाई नॉट, उन्हें बुला लें, ब्रीफिंग दें। देखिए मीटिंग्स इस सिलसिले में होती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर भी अगर इस सिलसिले में कोई ऐसी मीटिंग कॉल करेंगे तो उन्हें ज़रूर बुलाया जाएगा। इससे पहले अली अमीन गंडापुर के दौर में भी जब भी उन्हें बुलाया जाता था तो अक्सर वो नहीं आते थे। लेकिन अभी उनको ये शिकवा है कि अभी हमें शामिल नहीं किया जाता इस सारे। देखिए वो शिकवे की कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऑन बोर्ड होते हैं। ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ ये उन्हीं का है ना, उन्हीं के एक डीसी का है। ये भी क्या कोई सूबाई हुकूमत के डीसी से फेडरल गवर्नमेंट ने गन पॉइंट पे जारी करवाया है? तमाम इसमें उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, वॉलंटियर भी लिखा हुआ है, सीजनल माइग्रेशन भी लिखी हुई है, पैसे देंगे वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, रेस्टोरेशन की हर चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। ये सारा एक वॉलंटरी अमल था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ अपनी नाकामी, अपनी नाअहली का मुद्दा डालने के लिए और सियासत करने के लिए, और ज़ाहिर है इसमें पीटीआई का एलिमेंट है। पीटीआई का एलिमेंट आप बात कर रही हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की, ये तो उनके
किसी खाने में नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। उन्होंने हर वो काम करना है जो पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ हो। अब ये तो इसलिए फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग को इंतजामी प्लान जेरे गौर है कि हम कोई गवर्नर राज लगा दें या सुहेल अफरीदी साहब को नाअहल कर दें, क्योंकि वो तो अभी भी ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ना वहाँ लगने लगा है गवर्नर राज। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इस तरह के काम को ना भी सोच रही है और ना लगाने की बात हो रही है, लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि दहशत गर्दों की यहाँ जो ऑपरेशन हो रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन हो रही है अफगानिस्तान से, उससे हमारी जो लोकल आबादियाँ हैं वो भी तंग हैं, उनके भी जानी और माली नुकसान हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जो है हमारे जवान और अफसरान शहादतें दे रहे हैं। तो हमें क्या शौक़ है या फ़ौज को क्या शौक़ है कि अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने लोगों की वहाँ जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कितने जवान अफसरान और कितने जवान हमारे जो हैं सिपाही वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए। और शजी आप ये देखें कि ये सिर्फ ये तीरा का इशू नहीं है, दहशतगर्दी जो है उससे पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। वहाँ से जो दहशतगर्दी या दहशतगर्द आते हैं वो इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर उनकी रिपरकशंस क्या होती हैं। आपको याद है इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी हुई थी, आपकी श्रीलंकन टीम जो है वो यहाँ से अपना टूर जो है वो रिपेट के वापस जाने चली गई थी। तो उसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी हर चीज़ पे। तो लिहाजा ये एक नेशनल इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। उसके ऊपर इस तरह की जो थर्ड क्लास सियासत केपी की गवर्नमेंट और उनके सीएम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें नहीं करनी चाहिए, कतई तौर पे नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ। लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। डॉक्टर साहब आप जरा थोड़ी बात करते हैं निकल के मजीद पॉलिटिक्स के बीके महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास। अब वो खैर बतौर अपोजिशन लीडर उनका इंतखाब भी हो चुका है और इन शख्सियात के साथ आपका बड़ा पुराना ताल्लुक भी है और ऑब्वियसली मफादात की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो उसमें ऐसी शख्सियात हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, यानी वो इंतशारी टोला नहीं है, ये वो लोग हैं जो हुकूमत के बकौल शायद बातचीत हो सकती है। क्या कोई आगे जाके हम देख सकते हैं कोई मुज़ाकरात, कोई मुफाहमत की सियासत? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब होने के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी पॉजिटिव स्पीच की असेंबली में और उसके बाद उनके जवाब में मैंने खड़े होकर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वेलकम भी किया और उन्हें मुबारकबाद दी। और मैंने उनसे ये बात कही कि जब से ये असेंबली बनी है, अपोजिशन से पहली मरतबा इस निज़ाम को आगे बढ़ाने की और असेंबली को मजबूत करने की बात हुई है, सिस्टम को मजबूत करने की बात है, जो बड़ी खुशाइंद है। तो हमने उसे वेलकम कहा और ये उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव सोच है, एक सीनियर सियासतदान की सोच है कि मामलात को बातचीत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाएं। लेकिन उनसे हमारे मतलब अनऑफिशियली आप ये कहें कि हमारे सीनियर लोग, हम खुद भी उनसे राब्ते में हैं और डायलॉग तो ज़ाहिर है जब होंगे तो उनके साथ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मैंडेट पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उसमें उनकी जमात का या उनकी लीडरशिप का उसमें मैंडेट उन्हें हासिल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, जो उनकी लीडरशिप मौजूद है, वो तो खासी सहमी रहती है। वो अपने जो उनके सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं उनसे लेके इमरान खान तक, इमरान खान की जो हमशीरगान हैं उन तक वो बहुत डरे रहते हैं और हर बयान देने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि इस पर हमारे साथ क्या हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई को बेशक मैंडेट उनका है, लेकिन उनकी अपनी एक सोच है, अपना एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उनका, उसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। तो अगर मुज़ाकरात या मफाहमत का रास्ता खुलता है तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें। अगर पीटीआई की नहीं भी कराते उनके लोगों की, तो महमूद खान अचकज़ई साहब जाके मिल लें ताकि कोई बातचीत हो सके। ऑब्वियसली उनका पहला मुतालबा भी यही है, फिर जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक भी है। इस पे बात हो रही है, उनकी मुलाकात मेरा ख्याल कराने में कोई हर्ज नहीं है। क्या 8 फरवरी तक रोका हुआ है कि उसके बाद? 8 फरवरी भी बहुत नज़दीक आ गई है और 8 फरवरी की तारीख को मेरा ख्याल मशरूत करना कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है उसके बाद एक रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ, देखिए मैं अपना नाम नहीं ले रहा कि गवर्नमेंट के खिलाफ, हम कहते हैं हमारे खिलाफ आपने जो करना है करें, मुहिम चलाएं, बयान दें, जो मर्जी करें, लेकिन रियासत को, रियासती इदारों को बख्श दें। उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बयानियां बनाना है। हो सकती है इमरान खान साहब से, सोच रहे हैं इस चीज पे बातचीत? नहीं, इस चीज पे बातचीत हो रही है। 8 फरवरी से पहले हो सकती है कोई मुलाकात? मैं अब इस सिलसिले में तो चूंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इसलिए आगे भी 1-2 इस तरह के बयानात जो है वो
खासे नहीं, मशहूर हुए थे मेरे। वज़ीर सियासतदान है, आपको पता तो है ना, आपको नहीं, अंदाजा तो हो सकता है ना कि हो सकती है। मेरा ख्याल है इतनी खबर काफी है कि बातचीत हो रही है। तारीख से मुंसलिक ना करें, लेकिन मुलाकात क्या उनकी पीटीआई हो के साथ भी आपके कोई बैकडोर राब्ते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं, वो आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि वो डरे हुए होते हैं, लेकिन राब्ते उनसे रहते हैं। हमारे वो कुलीग हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, दोस्त हैं। क्योंकि वो मज़ामत के बयानी में कई ऐसे पीटीआई के भी उसमें लोग हैं जो उस मज़ामत के बयानी में वो नजर भी नहीं आते, तो वो यही कहते हैं कहीं ना कहीं वो अलाइन है आपके साथ। मैं आपको ये कहूंगा कि मैनेज नहीं है वो ज़ाहिर है अपनी जमात का उनका अपना एक नैरेटिव है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। दे आर नॉट मैनेज्ड, बट हमारे जो उनके आपस में एक ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल रहते हैं। फिर स्पीकर ऑफिस में हमारी जॉइंट मीटिंग और सिटिंग्स होती हैं, वो एक न्यूट्रल ऑफिस है, सबके लिए खुला होता है हर वक्त। लेकिन मैंने आपको जो बात कही ना कि वो सहमे रहते हैं, वो कोई पॉजिटिव बात, कोई सियासी बात करने से डरते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल बयान, जैसे मैं आपके सामने खुल के कह दिया ना कि जो मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मुलाकात जो है उनकी हो जाए। तो 8 फरवरी के वाले से बताएं, इस तरह की बात तहरीक इंसाफ का कोई एमएनए नहीं कर सकता, बिटवीन द लाइंस भी नहीं कर सकता। तो 8 फरवरी का जो मुल्कीर एहतजाज की कॉल दी हुई है, उस हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत है? देखिए, ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कानून को हाथ में ना लें, तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी, लश्कर कशी इस्लामाबाद पे किसी दूसरे शहर पे करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरअमन अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ये उनका राइट है, जरूर करें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के हवाले से आज मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म साहब की भी और चेयरमैन पीसीबी की, कि बिलाखिर फैसला हो गया हुआ है कि पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन अभी मशरूत फैसला है कि आगे जाके डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ खेलेंगे या नहीं। आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है और क्या हमें भारत के साथ खेलना चाहिए? देखिए, हम तो बहसियत एक टीम भी, बहसियत एक कौम भी, हमने जो खेल का मैदान है उसे खेल का मैदान समझा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो हमारी एक पहचान है, और हमने कभी भी खेल के मैदान में सियासत को नहीं घुसने दिया, नफरत को नहीं घुसने दिया। ये ट्रेंड भारत ने शुरू किया है, और भारत ने जिस तरह आपने देखा कि लास्ट हमारे जो मैचेस हुए हैं उसमें उन्हें ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, खिलाड़ियों को जो है गुड विल जेस्चर होता है, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। तो अगर इस तरह की मनाजिर और इस तरह की वो नफरत अंगेज़ रवैया उनका होगा तो हमें भी कोई ऐसा शौक तो नहीं है उनसे हाथ मिलाने का और जफ्फी डालने का। फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि हम भी उस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन शायकीन के लिए अच्छी खबर है कि फाइनली पाकिस्तान वो खेल रहा है। खेलना चाहिए, मैं इसके हक में खेलना चाहिए, सियासत वैसे भी खेलों को दूर रखना चाहिए सियासत से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 महज एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं रहा, बल्कि ये आलमी सियासत, भारतीय बालादस्ती और खेल में दोहरे मेयार की वाज़ेह मिसाल बनता जा रहा है। बांग्लादेश को मुबैना सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर वर्ल्ड कप से बाहर करना और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल करना इस अमर का सबूत है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब गैर जानिबदार आलमी अदारा नहीं, बल्कि भारतीय मफादात के गिर्द घूमने वाला फोरम बनती जा रही है। आलमी और बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीबी ने मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जो कि मुश्तरका मेजबान मुल्क भी है, मगर आईसीसी ने भारतीय मौकिफ को फोकियत देते हुए ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया में इसे सिक्योरिटी का गैर जरूरी ड्रामा करार दिया गया, जबकि बांग्लादेशी अखबारात ने इसे अदाराती खुद मुख्तारी पर हमला और भारतीय दबाव से ताबीर किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सिक्योरिटी खदशात का बयानिया उसी वक्त उभरा जब आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को बीसीसीआई की हदायत पर बाहर निकाला गया। ये वही भारत है जिसे पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड मॉडल, न्यूट्रल वेन्यूज और खसूसी सहूलतें दी गई, मगर बांग्लादेश के लिए वही असूल लागू ना हो सके। यही दोहरा मेयार आज आईसीसी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने खुलकर इस फैसले की मुखालफत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का यह कहना है कि एक मुल्क सबको डिक्टेट नहीं कर सकता। दरअसल इस खामोश शख्सियत की आवाज है जो भारतीय फाशिस्ट रवैये के बायस बोलने से कासिर है। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने इखलाकी लिहाज से मजबूत पैगाम दिया। इवेंट में शिरकत के साथ पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया है कि इवेंट में आगे पाकिस्तान क्या फैसला करेगा इसका हक अभी महफूज रखता है। मुमकिन है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने मैचेस खेलने से इनकार कर दे। पाकिस्तान और इंडिया के बगैर किसी भी आलमी इवेंट की कमर्शियल वैल्यू आधी रह जाती है। स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स और इश्तिहारी मुआहिदे खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी जानिब पीसीबी को मुमकिन जुर्मानों, पॉइंट्स कटौती और सियासी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है।
सबसे बड़ा नुकसान शायकीन का होगा, जिनके लिए क्रिकेट नफरत की सियासत की भींट चढ़ती जा रही है। अगर आज बांग्लादेश को निकाला जा सकता है तो कल किसी और को भी। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या क्रिकेट फॉशिज्म के सामने सर झुका देगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ। कामरान भाई, पाकिस्तान ने बिलाखिर ये फैसला तो कर लिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, मगर साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जनाब आगे जाकर हम मजीद फैसला करने का हक रखते हैं। अभी हतमी फैसला यानी बाकी है। आप इस सारे फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, एज ए क्रिकेटर मैं देखूं तो बड़ा अच्छा डिसीजन है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाएं आप खेलने जाएं वर्ल्ड कप। जो भी मामलात है बैठ के उस मसले को हल करें, वो उसी सूरत बैठ के ही मसले हल होंगे, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे बाइकआउट करने से जो खबरें चल रही थी, मेरे ख्याल से वो मसले का हल नहीं था, उससे मजीद मेरे ख्याल से मामलात खराब होने थे। बस यही है कि आप खेले जाके, और अच्छा डिसीजन है। फिर साथ ही चेयरमैन साहब की जो ट्वीट आई है कि फ्राइडे और सैटरडे को इसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कह दिया, अब चेयरमैन साहब सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद टीम जाएगी खेलने के लिए। तो हमारी दुआ है बस यही कि अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। अब पीसीबी को चाहिए कि अपनी टीम को फुल तैयारी के साथ भेजे। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है वो बड़ी अच्छी तरीके से फिनिश करें, जो जीतने के साथ, अच्छी क्रिकेट खेलने के साथ, जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को फायदा हो। यानी कि अगर हम मुकम्मल बाइकआउट की तरफ जाते तो वो क्या हमारे लिए इन द लॉन्गर रन नुकसानदेह हो सकता था? आप इसको वाइज डिसीजन समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, जो बाइकआउट करते हैं उसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आईसीसी के रूल्स क्या है, अगर टीम कोई बाइकआउट करती है क्या एक्सक्यूज देते हैं, क्या रीजन देते हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़नी थी। ठीक तो है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक ठाक बड़ी बात है। ठीक ठाक नुकसान होना था, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लीगल टीम है वो देखेगी। फिर आईसीसी उसमें क्या रूल्स हैं कि अगर कोई टीम बाइकआउट करती है तो फिर उसके आपको नताइज क्या झेलने पड़ेंगे, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से सामने रखते हुए डिसीजन लिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा कामरान, अगर हम ये कहें कि आईसीसी अब कोई इंतजामी अदारा नहीं रह गया, बल्कि आप यूं कह लें कि एक पावर ब्लॉक बन गया है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्या इसका आलमी सतह पर पूरी ओवरऑल क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है? आप देख रहे हैं कि अब आईसीसी वो एक अदारा नहीं रहा, किसी एक बोर्ड को वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनको सारी क्या नाम है फेवर कर रहे हैं। तो वो अच्छी चीज नहीं है, और बाकी बोर्ड्स को भी देखना चाहिए। सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, फिर ही फायदा होगा, फिर जाके चीजें बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ जो चीजें चल रही हैं वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। और आगे जाके अगर हम लोग बाइकआउट करते तो वो उसका नुकसान हमें डेफिनेटली होना था। और ये तो मैंने बार बार कहा कि अभी ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो बांग्लादेश के साथ हमारी सिम्पथी बहुत है, लेकिन जो उनको नताइज देखने पड़ेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा। क्या उन्होंने खेलने से मना किया, वो आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं, उन्होंने भी सारी चीजें देख के ये डिसीजन लिया। क्या वो ना खेलने के बावजूद इतना पैसा लॉस कर सकते हैं, क्या क्या नाम है हम स्टेबल रह सकते हैं या नहीं। जो क्या नाम है जो भी सैंक्शन लगेगी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा होगा, फिर चेयरमैन साहब ने देखा होगा, उसके बाद ही जो डिसीजन लिया जाने का। तो मेरे ख्याल से वो अच्छी चीज है, और वो उसी सूरत आप चीजें बेहतर कर सकते हैं जब तक आप बैठेंगे नहीं, और बैठ के बात हो सकेगी, बाइकआउट करने से नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम देखें ना, दोहरे म्यार की बात करें कामरान भाई, तो बांग्लादेश ने दुरुस्त सिक्योरिटी खदशात उठाए थे, और जबकि आईसीसी ने कहा है कि जी हमें तो कोई क्रेडिबल थ्रेट्स नजर नहीं आ रहे। डोंट यू थिंक ये एक दोहरा म्यार है? उधर अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ हम न्यूट्रल वेन्यूज की भी बात कर जाते हैं, ऑब्वियसली उनके उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हम समझते हैं, बट बांग्लादेश की जहाँ बात आई तो उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। हमें भी बड़ा दुख हुआ है कि मुस्तफिजू के साथ आपने जैसे ट्रीट किया है, आईपीएल की टीम केकेआर में उसको पिक किया, उसके बिल्कुल, बाद आपने उसको निकाल दिया। एक डेढ़ हफ्ते के बाद रिलीज कर दिया कि वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है मुस्तफिजू को। बांग्लादेश के जितने लोग हैं उनको जो हालात आपस में बने हुए हैं, तो वो उन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी टीम को देखते हुए डिसीजन लिया। बिल्कुल वो उनका राइट है, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ बीसीसीआई का भी यहाँ पे कसूर है।
आपने अगर करना था वर्ल्ड कप का वेट कर लेते, या हम्म। फिर आप लेते ना, वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, उसके बाद आप बैठ के बात करते एक अच्छे तरीके के साथ, आप ये मामला खत्म कर सकते थे। लेकिन जल्दी की है जिसकी वजह से इतना इशू बना, फिर हम्म। डेफिनेटली आप एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 25-30 लोगों को कैसे देंगे आप? वो भी उन्होंने देखा, बिल्कुल हम्म। सही डिसीजन, वो जो बेहतर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश की टीम को हम्म। आईसीसी ने जो बिल्कुल एक तरफा डिसीजन लिया, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, ऑनेस्टली बताऊं कि क्योंकि बांग्लादेश की फुल मेंबर टीम है, खेल रही है, उनके फैंस हैं इतने, आप देखेंगे कितने टची हैं उनके फैंस, क्योंकि हम हम्म। लोग खेल रहे हैं, अपनी टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं, अपने प्लेयरों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनमें भी गुस्सा है। लेकिन आईसीसी को हम्म। कोई अच्छे तरीके से कोई डिसीजन लेना चाहिए था, बीच का रास्ता निकालना चाहिए था कि बांग्लादेश भी खुश हो हम्म। जाता और वर्ल्ड कप को भी कुछ ना होता, इंडिया में भी मैचेस हो जाते। तो ये सारी कंट्रोवर्शियल, मेरे ख्याल से आईसीसी की मिसमैनेजमेंट मैं बोलूंगा कि इस डिसीजन को लिया, जो बिल्कुल ही एक तरफा एक डिसीजन लिया। मतलब वहां पे ऑब्वियसली भारत की जो है इजारादारी बड़ी क्लियर नजर आ रही थी। कामरान भाई, एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट की हैसियत से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर खिलाड़ी खुद वहां पे सिक्योर फील ना करे, अगर उसको खुद सिक्योरिटी खदशात वो महसूस कर रहा हो और फिर भी उन्हें खेलने पर मजबूर किया जाए, तो डोंट यू थिंक ये मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी एक प्लेयर पे काफी असरअंदाज करती है ये चीज? देखिए, ये प्लेयर्स पे खुद होता है कि मेंटली इस चीज को कैसे वो हैंडल करता है। हम हम्म। भी गए हैं बड़े, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के हमेशा ही क्लैश रहे हैं। हम लोग 2011 में भी गए हैं, 4 में भी गए हैं, 7 में भी गए हैं, हमें भी यही चीजें थी। एज अ प्रोफेशनल हम लोग अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करते थे। ये मामला हमारी ही टीम की थी, गवर्नमेंट के थे मामला, तो उनकी सिक्योरिटी के मामला थे, उनकी तरफ हम जाते नहीं थे, अपनी हम्म। क्रिकेट की तरफ ध्यान देते थे। अगर कोई ऐसी चीज है तो प्लेयर्स को अपनी क्रिकेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा मेंटली अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली मेंटली वो अपसेट हो सकता है, गेम में फोकस नहीं रह सकता। लेकिन ये हम्म। कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी कंट्री जाती है, उनको हम्म। सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो मुस्तफिजू के साथ किया गया है ना, कि मीडिया पे हम्म। उठ के कोई भी मिनिस्टर आके स्टेटमेंट दे दे कि ये प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, केकेआर की फ्रेंचाइज को हम छोड़ेंगे नहीं, शाहरुख खान को आप देखें हम्म। कितनी धमकियां दी हैं। तो जब आप ऐसे सिनेरियो खुद आप क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर अब कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स वहां जाके मेंटली रिलैक्स रह सकते हैं? बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के साथ बना सकते तो व्हाई नॉट बांग्लादेश के साथ ये मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा सकता था? देखिए, बिल्कुल अपनाया जा सकता था, लेकिन उसमें आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड भी हमें भी करना चाहिए कि शेड्यूल सारा इश्यू हो गया हुआ था। हम्म। बीसीसीआई ने गलती की है कि शेड्यूल इश्यू हो गया, तो उसके बाद क्या नाम है, आपने मुस्तफिज़ु को रिलीज़ कर दिया आईपीएल की टीम से। वो रिएक्शन सारा सामने नज़र आ रहा है। तो हम्म। जब इश्यू हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस 1 वीक के बाद ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। आप देखें 8-10 दिन ही रह गए हैं। हम्म। तो आप इतना जल्दी इतना बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते, तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर डिसीजन हो सकता था। ये हम्म। नहीं आप कर सकते थे कि एक फुल नेशन टीम को बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दें। वो अच्छी चीज़ नहीं है। आने वाला टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती हुई नज़र आ रही है। आईसीसी ने जो हम्म। काम किया, जो डिसीजन लिया, ये क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, बांग्लादेश की टीम के लिए बेहतर नहीं है, फैंस के लिए बेहतर नहीं है, जो ये बड़ा हार्श किस्म का डिसीजन लिया मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और कामरान भाई, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मशरूत शिरकत की तरफ जाता है और अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है, पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत के साथ खेलने के मामले पर पाकिस्तान का क्या फैसला होना चाहिए? क्या हमें उनके साथ खेलना चाहिए या नहीं? अगली फिर मैं आपसे बात पूछती हूँ। देखिए, एशिया कप इससे ज़्यादा डेंजरस हालात थे दोनों मुल्कों हम्म। के। रिसेंटली आपको पता उस टाइम जंग भी हुई थी, इतना टाइम भी नहीं गुज़रा हुआ था। तो उस टाइम एशिया कप में जाके हमने खेल लिया था। हम्म। तो उस वक़्त कुछ नहीं हुआ था, तो अभी भी क्या आप रीज़न देंगे? अगर ठीक है आपने रीज़न देना, बांग्लादेश को सपोर्ट किया, जो हमारा राइट है हमने किया। मीटिंग में जाके वोट दिया, बिल्कुल दिया, हमने साथ दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन अब आप इतना बड़ा स्टेप लेंगे, ना खेलने का कोई हम्म। रीजन भी हो ना, अगर आपने हम्म। कोई रीजन लगाना ही है तो फिर एशिया कप का सारा रीजन साथ जोड़ के लगाएं कि ये इंडियन टीम ने अपनी गवर्नमेंट के कहने पे किया, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, तो हम्म। इसलिए हम नहीं खेल सकते। हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी नहीं ली बिल्कुल, प्रेसिडेंट से, काफी जो बैड ऑप्टिक्स थे। एसीसी है, हम्म। हाँ जी। और उसके बाद वेट इतना करना पड़ा,
आईसीसी जो मैच रेफरी है उसने क्या बिहेवियर रखा हुआ था, ये टॉस पे क्या सारे एसओपी सारे चेंज कर दिए गए हैं। तो वो फिर सारी चीजें साथ मिला के आप इवन प्रोटेस्ट करें तो फिर मेरे इन दी ख्याल से एंड ट्रॉफी लेने से भी वो जो एक पूरा ड्रामा वही क्रिएट मैंने किया कहा गया। ना, हाँ जी। आपने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से। हम्म तो ये सारी चीजें फिर मिला के अपना क्या नाम है रजिस्टर करें आईसीसी के सामने, हम्म फिर हम नहीं खेलते। तो फिर मुझे लगता है कोई लॉजिक भी नजर आती है। सिर्फ बांग्लादेश को रखे सामने तो वो मेरे ख्याल से उस पे आईसीसी एग्री नहीं करेगी। बिल्कुल। और वैसे भी अगर तो ये ऐसा होता है तो ओवरऑल आपको क्या लगता है माली तौर पर कितना बड़ा झटका लग सकता है आईसीसी को? पाकिस्तान के पास अमीन इस हवाले से क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए आईसीसी, आप पहले तो इतना तो डीपली मुझे आइडिया नहीं है। अगर हम जैसे मीडिया पे अब बात चल रही, टीम तो जा रही है कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अगर हम्म ना खेलने का आईसीसी उसमें रूल्स क्या कहता है, जो ब्रॉडकास्टर है जितना पैसा इंडिया हम्म पाकिस्तान के मैच पे बनता है, क्या वो डैमेज तो नहीं होगा? अगर वो डैमेज होगा, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो नहीं पे करना पड़ेगा अगर वो हम्म केस कर देते हैं? हमने हमारी तरफ से होगा ना कि हम नहीं खेलेंगे। हम्म तो वो चीजें अगर सामने रखते हुए, ये तो लीगल टीम ही बता सकती है और आईसीसी के क्या रूल्स है हम्म वो बता सकते हैं कि क्या हमें फेस करना पड़ेगा अगर नहीं खेलेंगे। हमें ये मैच नहीं खेलना पड़ेगा या वर्ल्ड कप पे नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से लीगल टीम बता सकती है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये तो रूल्स क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है, वो हम्म मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम लेकिन बता कामरान भाई, सकती ये है। तासुर भी तो दुरुस्त बनता जा रहा है ना कि आईसीसी के फैसले अब खेल की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अगर हम देखें तो ब्रॉडकास्टिंग मफादात और भारतीय मार्केट को सामने रख के किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और यही मैंने कहा कि आप सिर्फ अकेले बैठ के बात करेंगे तो हम्म कोई हल नहीं निकलेगा। जब तक सारे मेंबर्स, सारी टीमों के चेयरमैन सारे बैठेंगे, फिर ही इस मामले को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आने हम्म वाले टाइम पे और ज्यादा इश्यूज बनते रहेंगे। अब देखिए, पहले पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बांग्लादेश ने ले लिया, अब तीसरी टीम कोई आ जाएगी तो वो क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। अगर आईसीसी ने अगर होल्ड करना क्रिकेट पे, हम्म सारे बोर्ड्स को लेके चलना, तो उनको सबको एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, एक जैसी फेवर देनी पड़ेगी। किसी एक को आप एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे सकते। उस टीम को जरूरत नहीं है फेवर लेने की। हम्म आप ओपनली इतनी करते हैं कि वो जो टीम बनी हुई है नंबर 1 टीम है, उनको किसी वेन्यू की जरूरत नहीं है, फेवर की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको फेयर क्रिकेट खेलने दें। इस चीज का हम्म फायदा ही नहीं होगा, आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंडिया को फेस करनी बट डोंट पड़ेगी। यू थिंक कि तो फेयर पाकिस्तान क्रिकेट को खेलें। और बांग्लादेश को या फिर श्रीलंका के साथ मिलकर किसी आलमी फोरम पे इस चीज को उठाना चाहिए और बाकायदा प्रॉपरली एक्शन लेना चाहिए भारत की देखिए सजारादारी के खिलाफ? बिल्कुल लेना चाहिए। देखें 80% 85% रेवेन्यू सारा हम्म इंडियन मार्केट से आता है, वो देते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो वो ब्रॉडकास्टर रोड पे आ जाएगा। हम्म आईसीसी इतना पैसा नहीं बना सकेगी जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच में बनाते हैं। ऐसे तो एशिया कप में 3-3 मैचेस नहीं रखे जाते, 2-2 मैचेस नहीं रखे जाते। हम्म तो ये सारी चीजें अब आईसीसी को देखनी पड़ेगी। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं तो फिर हम लोगों को चाहिए कि प्रोटेस्ट मिलके करें, हम्म श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। बाकी जो टीमें हैं, क्या वो उनको नहीं समझ कि ये क्या हो रहा है, आईसीसी कैसे ट्रीट कर रहा है, क्रिकेट बिल्कुल, को क्योंकि कैसे अभी वो चला जो रहा है? रोल वो हाँ जी अंधे तो है नहीं स्टैंडर्ड है, सेट वो कर रहे हैं वो क्रिकेट को बाकी नेक्स्ट समझने टाइम वाले हैं। बिल्कुल बाकी भी वो इस चीज से सफर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे थैंक यू। साथ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।